वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन द जौहरा आईएएस अकेडमी में। आप सभी का जौहरा आईएएस अकेडमी में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए प्री हिस्टोरिक हिस्ट्रीज का लेक्चर 1 एशियंट हिस्ट्री आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो आपको मैं बता दूं, हमारी जितनी भी लेक्चर सीरीज है उसको आप देखने के लिए जौहरा आईएएस के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सब्सक्राइब द चैनल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको सब्सक्राइब करना। सबसे पहले तो देखो, हम जब एशियन हिस्ट्री की बात करते हैं ना, तो हमारे माइंड में सबसे पहले अर्ली मैन्स, डिस्कवरी ऑफ फायर, ठीक है, ये सारी चीज़ें, पेंटिंग्स, मिनिएचर पेंटिंग्स, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आ जाती है। तो इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे आज अपने इस इम्पोर्टेंट टॉपिक में, ठीक है। अब जैसे आपके सामने आप इस पिक्चर को देख पा रहे हो, ठीक है, आपके सामने राइट हैंड साइड पे राइट अप है और लेफ्ट हैंड साइड पे आपके इमेज है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि स्टार्टिंग फेज में जो अर्ली मैन वाली स्टेज है, यानी कि हमें पता है कि हमारा जो एवोल्यूशन है, ह्यूमन बींग्स का जो एवोल्यूशन है वो मोंकी से हुआ है, ठीक है। और जो मोंकीज हैं, मोंकी को जब हम देखते हैं, उनकी जो बनावट है बच्चों, वो उस तरह से है कि वो दीज आर दी डिसेंडेंट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। हम कहते हैं ना कि हमारे जो पूर्वज है वो बंदर रह चुके हैं, तो ये वो इसलिए बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, कि आपको पता होना चाहिए कि क्या है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो आप इस इमेज को विजुअलाइज करो। देखो, बताओ। तो यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो ह्यूमन बींग्स हैं, यानी कि ये इनके हम फेसेस हम ये देख पा रहे हैं कि ये बेसिकली दीज आर दी अर्ली मैन्स। और हम यहाँ से ये डिड्यूस कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो अर्ली मैन्स हैं ये क्या थे, ये दीज आर दी पार्ट ऑफ मंकीज, मंकीज के पूर्वज, ठीक है। तो ये चीज हम सोच सकते हैं, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड की। इसको हमने डिवाइड करा है 4 पार्ट में। पैलियोलिथिक जो कि ओल्ड स्टोन एज है, दूसरा मेसोलिथिक मिडिल स्टोन एज, तीसरा नियोलिथिक न्यू स्टोन एज और चौथा है मेटल एज, ठीक है। ये चारों के चारों एक इंपॉर्टेंट एजेस हैं, स्टेजेस हैं जो हमने देखे हैं। However, these periods were not uniform throughout the Indian subcontinent, यानी कि ये जो 4 पीरियड्स हैं, ये ये जो 4 पीरियड्स हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब आप समझ पा रहे हैं। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि ऑल ओवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी जहाँ पूरे इंडिया की अगर हम बात करें, तो जरूरी नहीं नॉर्थ ईस्ट में, मान लीजिए अगर मैं ये बोलूँ साउथ में अगर न्यूलिथिक पीरियड स्टार्ट हो गया है, तो जरूरी नहीं नॉर्थ इंडिया में भी न्यूलिथिक पीरियड स्टार्ट हुआ हो सकता है वहां पर अभी पैलियोलिथिक एज ही चल रही हो, या वहां पर मेसोलिथिक एज ही चल रही हो। रीजन क्या था, क्योंकि पहले के टाइम पर बच्चों 1 किलोमीटर ट्रैवल करना भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुआ करता था, ठीक है। तो ये इसलिए प्रॉब्लम, इसलिए यूनिफॉर्म स्टेजेस नहीं देखे गए थे ऑल ओवर इंडिया में। अगर मैं अभी भी बात करूं, अगर मैं पैन इंडिया की बात करूं, पैन इंडिया में अभी अगर मैं टायर 1 सिटी या नीचे के लेवल की जो मेट्रोपॉलिटन या दिल्ली या मुंबई जितना इतना डेवलप नहीं है, अगर मैं कानपुर, हाथरस, इटावा ऐसी जगहों की बात करूं, ऐसे शहरों की बात करूं, तो वहां तक पहुंचना अब जो फैसिलिटी दिल्ली में अवेलेबल है या मुंबई में अवेलेबल है, बेसिक नेसेसिटी या बेसिक चीजें वहां पर भी अवेलेबल है, ठीक है। बट ये कि हमारे पास अब जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली या मुंबई में अगर आपको कोई चीज बाहर से मंगवानी है, ऑनलाइन मंगवानी है, तो वो आपके पास 1 या 2 दिन में आ जाएगी। बट अगर आप कहीं बाहर है, अवेलेबल वहां भी होगा, पर वहां पर हो सकता है 3 दिन लग जाए या 4 दिन लग जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि
चीजें अब क्या है, अब ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड जो है इट इज लाइक अ ग्लोबल विलेज। जो इंडिया का कंसेप्ट है, जो इंडिया बार बार बोलता है, क्या बोलता है इंडिया? वासुदेव कुटुंबकम, ऑल आर वन। ठीक है, हम सब अब इंटरकनेक्टेड है। अर्ली एशियन हिस्ट्री के टाइम पर वहां पर हमें ये नहीं पता कि 10 कदम बाद हम आगे क्या मिलेगा। तो इसलिए नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में उतना फर्क था जितना आज के टाइम में अर्थ या मार्स के बीच में डिफरेंस है। और अगर मैं अपनी फ्यूचर जनरेशन की बात करूं, आने वाले 50 या 100 साल बाद, तो हमें मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स ऐसे लगेंगे जो अभी हमें यूएसए या कनाडा लगता है। चीजें इतनी ज्यादा कनेक्टेड हो जाएंगी एक टाइम के बाद। बेसिकली इट इज लाइक ए कनेक्टेड वर्ल्ड। अभी हम कनेक्टेड वर्ल्ड बोलते हैं, तो हो सकता है कुछ टाइम बाद हम कनेक्टेड यूनिवर्स बोले। ठीक है, कनेक्टेड कंट्री। पहले कंसेप्ट आया था कनेक्टेड कंट्री का, अब क्या है, कौन सा कंसेप्ट आया है? कनेक्टेड वर्ल्ड का। तो अब नाउ इट इज अ कंसेप्ट ऑफ वासुदेव कुटुंबकम जो इंडिया ने दिया है। वी ऑल आर कनेक्टेड बेसिकली। चलिए अब हम बात करते हैं पैलियोलिथिक एज के बारे में, जो कि है 10,000 बीसी से पहले की। द ओल्ड स्टोन साइट्स आर वाइडली फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। यानी कि जो ओल्ड स्टोन एज है, वो ये जितनी भी साइट्स हैं, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के अलग अलग पार्ट्स में देखी गई है। ये जो साइट्स हैं, ये मोस्टली दे आर लोकेटेड नियर वाटर सोर्सेज, यानी कि ये सब रिवर बैंक पे सिचुएटेड है। ऑलमोस्ट 99% सिविलाइजेशन, जितनी भी साइट्स हैं, जितनी भी सिविलाइजेशन है, वो सब उस टाइम देखी। दे ऑल्सो लिव रेयरली इन हट्स मेड ऑफ लीव्स, यानी कि वो देखो, उनके पास घर नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे? क्योंकि उनको नहीं पता था, दे डोंट नो आर्ट ऑफ मेकिंग होम। तो वो इधर उधर टहला करते थे। तो बेसिकली वो उनका जो रहना वहना, जैसे आज के टाइम में इमूवेबल प्रॉपर्टी, हमारा एक घर है, स्टेबल घर है, आज भी वही, आज से 10 साल बाद भी यही रहेगा। बट इन लोगों का क्या होता था, अगर एक एरिया में है तो हो सकता है 2-4 दिन बाद किसी और एरिया में चले जाए। ठीक है, तो वो डायनामिज्म फॉलो करते थे। जो उनका खाना है, फूड वॉज ऑब्टेन्ड बाय दी हंटिंग एनिमल्स, यानी कि वो जानवरों को खाया करते थे। अब आप समझ रहे हो, फूड फूड का मतलब, यानी उनकी जो खाने की जो सेटिस्फैक्शन थी, वो किससे पूरी होती थी? जानवरों को मारकर, उनको मार के खाते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर और चीज अवेलेबल थी नहीं। आज के टाइम में हर चीज अवेलेबल है, वेज नॉन वेज, वेजिटेरियन हो आप, नॉन वेजिटेरियन हो। अच्छा, नॉन वेज हो तो किस लेवल के नॉन वेज हो, क्या खाते हो, क्या क्या खा सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं जो हमने अभी, ठीक है। और उसके बाद उस टाइम पर जो हंटिंग एनिमल्स की हंटिंग होती थी, वो दूर वो, अब मान लीजिए अपना एरिया है, ठीक है, अगर कोई अर्ली मैन, मान लो 5-10 लोगों का मैन्स का ग्रुप है, अर्ली मैन का ग्रुप है, तो उन्होंने क्या करा, उस एरिया में जितने भी एनिमल्स हैं, या वो उनके शिकार किया करते थे और उनका खाया करते थे, और उनकी जो स्किन है उनको पहना करते थे। ठीक है, तो क्योंकि उस टाइम पर कोई कुछ अवेलेबल नहीं था, उस टाइम पर ना ओटीजी होते थे, ना ओवन होते थे, माइक्रोवेव, उनका उस टाइम पर तो उनको फायर के बारे में भी नहीं पता था कि आग क्या होती है। तो आग भी तो अर्ली मैन ने डिस्कवर करी है ना, जब वो स्टोन वाली कहानी तो आप सबको पता होगी। अर्ली मैन डिस्कवर फायर इनिशियली बाय रबिंग ऑफ द स्टोन। और ये भी अर्ली मैन ने ही देखा था कि जो डिस्कवरी ऑफ व्हील है, यानी कि पहिया, वो भी वो भी अर्ली मैन को उसका श्रेय जाता है, कंट्रीब्यूशन उनका ही था। रीजन क्या है? क्योंकि अर्ली मैन ने ये नोटिस करा, जब वो जा रहे थे, तो उनके पैर से एक जो पत्थर होता है, वो तो उसको ठोकर लग गई, तो वो राउंड 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 जाकर वो बहुत आगे तक गया। ठीक है, वो बहुत आगे तक गया। तो इसका क्या मतलब है, राउंड वो बहुत तेजी से आगे तक गया। तो इसका मतलब क्या है कि उनको ये लगा कि ये जो राउंड शेप है, अगर इसका मतलब, अगर हम अपने किसी व्हीकल में, या अगर हम इसको एज अ व्हील यूज करते हैं, व्हील अगर हम इसको यूज करेंगे तो ये बहुत आगे तक जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने पहियों का आविष्कार किया। दे डिस्कवर व्हील। व्हील से क्या हुआ, उन्होंने अपने व्हीकल्स बनाए, ताकि उनको अगर दूर तक जाना हो तो वो उस पर बैठ कर जा सके। ठीक है? और वो गैदर करते थे एडिबल प्लांट्स। एडिबल प्लांट्स का मतलब क्या है? जो पेड़ पौधे खाने लायक होते हैं, जो जहरीले पॉइजनस नहीं होते। तो इसलिए इनको हंटर और गैदरर्स के नाम से जाना जाता था। दे यूज स्टोन टूल्स मेड ऑफ क्वार्टजाइट। वो स्टोन यू टूल्स का इस्तेमाल करते थे जो क्वार्टजाइट से बना होता था। हैंड साइज होता था फ्लेक्ड ऑफ लार्ज पेबल्स फॉर हंटिंग एनिमल्स। वी हैव लिटिल नॉलेज अबाउट देयर लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, यानी उनकी लैंग्वेज उस टाइम पर, अर्ली मैन की लैंग्वेज, पैलियोलिथिक एज की बात करें बच्चों, 10,000 बीसी से पहले, मतलब ये बहुत लाखों साल पहले की हम बात कर रहे हैं।
ठीक है। उस टाइम की नॉलेज, उस टाइम पर लैंग्वेज क्या थी, उस टाइम पर उनका कम्युनिकेशन क्या था, वे ऑफ कम्युनिकेशन हमें नहीं पता था। ठीक है, हमें उसके बारे में नहीं पता था। तो इसलिए जो ये नॉलेज और कम्युनिकेशन की बात है वो इसमें, their way of life become modified with the passage of time. Since they made attempts to domesticate animals, they make crude pots and grow some plants. यानी कि उन्होंने plants बनाए, उनका जो जीने का जो इनकी way of life थी, they become modified with the passage of time. वो time के साथ modify हो गई और उन्होंने attempts दिए animals का पशुपालन करने के लिए, to domesticate animals. ठीक है, और वो crude pots बनाया करते थे। ठीक है, और वो पेड़ पौधे उगाया करते थे। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं अ फ्यू ओल्ड स्टोन एज पेंटिंग्स दे हैव आल्सो बीन फाउंड ऑन रॉक्स एट भिम्बेटका एंड अदर प्लेसेस। यानी कि ओल्ड स्टोन एज की बात अगर हम करते हैं तो वहां पे पेंटिंग्स हमें दिखती हैं जो कि भिम्बेटका रॉक्स पर और अदर प्लेसेस पर हमें देखने को मिलती है। सो द पीरियड बिफोर 10,000 BC इज असाइंड टू द ओल्ड स्टोन एज। यानी कि जो पीरियड है 10,000 साल पहले का, वो उसको हम ओल्ड स्टोन एज के नाम से मानते हैं। और उनका जो रहने का तरीका है वो इस तरह से है। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट। ठीक है, अब यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट साइट्स हैं। अब जो मैं आपको रेड में मार्क करूंगा वो पैलियोलिथिक साइट्स हैं जो ट्रायंगल में है। भिम्बेटका की पेंटिंग बहुत फेमस है। ठीक है, फिर हम उसके बाद बात करते हैं, विल कम टू कुरनोल केव्स। कुरनोल केव्स, ठीक है, हॉर्न्स की। फिर हम बात करते हैं न्यूलिथिक एरा। न्यूलिथिक एरा को मैं ग्रीन से करती हूँ। न्यूलिथिक यानी कि जो रेड में ब्रह्मागिरी, तो ब्रह्मागिरी इज मेगालिथिक। न्यूलिथिक तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा। अच्छा, फिर उसके बाद मेगालिथिक। मेगालिथिक में ब्रह्मागिरी आती है, मेगालिथिक साइट है ये, है ना। फिर उसके बाद मॉडर्न सिटीज में तो आपको पता ही है, मुंबई, न्यूलिथिक साइट्स एरी, आई थिंक द वन इन महागरा, चिराना, मेहरगढ़, बुरजोव, ये सब न्यूलिथिक साइट्स है। ठीक है, तो इस मैप को आप देख लो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। मेसोलिथिक एज। अब हम मेसोलिथिक एज के बारे में बात करेंगे। ये ट्रांजिशन फेज है, किसके बीच में ट्रांजिशन फेज है, पेलियोलिथिक और न्यूलिथिक के बीच में। पेंटिंग्स और एंग्रेविंग दिखी गई हैं रॉक शेल्टर्स पे, जिससे हमें उनकी सोशल लाइफ और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में पता चलता था कि लोग उस टाइम पर क्या किया करते थे। मेसोलिथिक एज की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन टूल भी देखे गए हैं, टाइनी स्टोन आर्टिफैक्ट्स भी, एंड ऑफर नॉट मोर देन 5 सेंटीमीटर्स इन साइज एंड therefore called microliths. The hunting gathering pattern of life continued during this period. So there seems to have been a shift from big animal to small animal hunting and fishing. यानी कि वहां पे शिफ्ट देखा गया था बिग एनिमल से स्मॉल एनिमल शिफ्टिंग पे। द यूज ऑफ बो एंड ऑरो ऑल्सो बिगन ड्यूरिंग दिस पीरियड। यानी कि बो और एरो का भी यूज इसमें देखा गया, एंड देयर बिगन हर टेंडेंसी टू सेटल फॉर लॉन्गर पीरियड्स इन एन एरिया। So therefore domestication of animals, horticulture, primitive cultivation started. यानी कि क्या देखा गया कि वहां पर लंबे समय तक उनको पशुपालन करना आ गया, वेजिटेबल्स की कल्टीवेशन करना आ गया। यहाँ से शुरू होती हैं इन सारी चीजों की शुरू। एनिमल्स बोन्स के अवशेष मिले थे इन साइट्स पर, जिसमें डॉग, डेयर, बोर, एस्ट्रिच ये सब मिले थे। बोरियल्स ऑफ द डेड along with some macrolith shells seems to have been practiced. Mesolithic, microlith in Mesolithic period. Neolithic age. अब Neolithic age में हम आ गए हैं। A remarkable progress is noticed in human civilization in Neolithic age. यानी कि एक remarkable progress देखने को मिली थी इस Neolithic age में। क्या हुआ था इसमें, आइए देखते हैं। Chief characteristics features, यानी कि important characteristics features क्या है, agriculture, domestication of animals, polishing of stone tools and manufacturing of pottery। ठीक है,
एग्रीकल्चर की बात होती है, डोमेस्टिकेशन यानी कि पशुपालन कैसे होता है, स्टोन टूल्स को कैसे पॉलिश किया जाता है, और जो पोट्री होती है यानी कि मटके कैसे बनाए जाते हैं। In fact, the cultivation of plants and domestication of elements led to the emergence of village community based on sedentary life. यानी कि जो प्लांट्स और एनिमल, जो प्लांट्स की कल्टीवेशन है और एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन है, उसकी वजह से विलेज कम्युनिटीज के लिए, उनकी जो विलेज कम्युनिटी है वो इमर्ज हो गई सेडेंटरी लाइफ से। एंड देयर वाज अ ग्रेट इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी ऑफ मेकिंग टूल्स, यानी कि उन्होंने इम्प्रूवमेंट देखी गई थी टूल्स बनाने में और अदर इक्विपमेंट्स में जो आदमियों ने बनाए थे। स्टोन टूल्स जो थे वो पॉलिश देखने को मिले थे, पॉलिश एक्सेस देखे गए थे। दे वर फाउंड टू बी मोर इफेक्टिव टूल्स फॉर हंटिंग एंड कटिंग ट्रीज, यानी कि जो पॉलिश एक्सेस थे वो देखे गए थे, इफेक्टिव टूल्स देखे गए थे हंटिंग और कटिंग यानी पेड़ पौधे काटने के लिए। तो उस टाइम पर आप देख सकते हो बच्चों, डाइवर्सिफाइड चीजें देखने को मिली थी। मतलब कितना आप देख सकते हो कितना बड़ा प्रोग्रेस यहाँ पर हुआ था। ठीक है, उसमें प्रैक्टिस, एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस करनी आई। ठीक है, कैसे कल्टीवेशन होता है प्लांट्स का, और इम्प्रूवमेंट देखने को मिली टेक्नोलॉजी में और टूल्स में। ठीक है, और पॉलिश एक्सेस भी देखने को मिले, द पॉलिश एक्सेस वर फाउंड टू बी मोर इफेक्टिव। ठीक है, पॉलिश एक्सेस और हंटिंग और कटिंग के लिए ये सब चीजें मिली। अब हम बात करते हैं न्यूलिथिक एज, 6000 से 4000 बीसी में। अब हम इस टाइम जोन में पहुंच गए हैं। मड ब्रिक हाउसेस देखने को मिले जो ग्रास हट से बने थे। बीड्स का यूज हुआ था पोट्री बनाने में। पोट्री को यूज किया जाता था कुकिंग में और फूड ग्रेन्स की स्टोरेज में। लार्ज आर्म्स जो थे उनको कॉफिन्स की तरह यूज किया जाता था मुर्दों को मारने, बेसिकली बरे करने के लिए, दफनाने के लिए। सो देयर वाज एन इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट देखी गई। वीट, बार्ले, राइस, मिलेट जो थे वो अलग अलग एरियाज में अलग अलग पॉइंट पे कल्टीवेट होने लगे। राइस कल्टीवेशन जो था वो ईस्टर्न इंडिया में सबसे ज्यादा था। डोमेस्टिकेशन शिप, गोट्स, कैटल, इन सब की डोमेस्टिकेशन देखी गई जो कि सबसे ज्यादा प्रेवलेंट थी। कैटल जो थी उनका यूज किया गया कल्टीवेशन में और ट्रांसपोर्टेशन के लिए। द पीपल ऑफ न्यूलिथिक एज, यानी कि जो न्यूलिथिक एज के लोग थे उनको कपड़े के लिए, दे यूज क्लोथ्स मेड ऑफ कॉटन एंड वूल, यानी कि वो कॉटन और वूल के लिए उन्होंने कपड़ों का इस्तेमाल किया। मेटल एज, न्यूलिथिक पीरियड जो है इज फॉलोड बाय कैलकोलिथिक पीरियड, यानी ये वो कॉपर स्टोन पीरियड के बाद फॉलो करती है जब कॉपर और ब्रॉन्ज यूज में आए थे। द न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ स्मेल्टिंग मेटल ओर एंड क्राफ्टिंग मेटल हैंडीक्राफ्ट इज एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इन ह्यूमन सिविलाइजेशन, यानी कि स्मेल्टिंग मेटल और क्राफ्टिंग मेटल आर्टिफैक्ट्स, ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखी गई ह्यूमन डेवलपमेंट में। स्टोन टूल्स का यूज किया गया। ठीक है, माइक्रोलिथिक टूल्स का भी इस्तेमाल कंटिन्यू में रहा। पीपल बिगन टू ट्रैवल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टू ऑब्टेन मेटल ओर्स, यानी कि लोग दूर दूर तक गए थे मेटल ओर्स का यूज करने के लिए। उसके बाद दिस लेड टू अ नेटवर्क ऑफ कैलकोलिथिक कल्चर्स एंड कैलकोलिथिक कल्चर्स वर फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। या ठीक है, यानी कि जो कैलकोलिथिक कल्चर्स है वो उसका नेटवर्क देखा गया। कैलकोलिथिक कल्चर अलग अलग जगहों पे देखे गए। जनरली कैलकोलिथिक कल्चर्स हैड ग्रोन इन रिवर वैलीज, यानी कि वो रिवर वैलीज में ग्रो हुए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द हरप्पन कल्चर इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कैलकोलिथिक कल्चर, यानी कि जो हरप्पन कल्चर है उसको कैलकोलिथिक कल्चर का पार्ट कंसिडर किया जाता है। अब हम बात करते हैं मेटल एज की। अब मेटल एज की बात करते हैं। साउथ इंडिया में जो कृष्णा, गोदावरी, तुंगभद्रा, पैनर, कावेरी हैं, दे वर सेटल्ड बाय फार्मिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग दिस पीरियड। बहुत सारी ब्रॉन्ज और कॉपर ऑब्जेक्ट्स भी दिए गए थे, बीड्स, टेराकोटा, फिगराइज, पोट्री, जो कि पेमपल्ली तमिलनाडु में थी। द कैलकोलिथिक एज इज फॉलोड बाय आयरन एज, यानी कि जो कैलकोलिथिक एज है वो उसके बाद आयरन एज ने उसको फॉलो किया। आयरन जो है वो फ्रिक्वेंटली वेदास की एज से फॉलो करते हैं।
आयरन एज जो है सदर्न पेनिनसुला में वो मेगालिथिक बोरियल्स से रिलेटेड है। मेगालिथ का मतलब है लार्ज स्टोन, जो बोरियल पिट्स हैं वो कवर्ड होते हैं स्टोन से, और ग्रेव्स आर एक्सटेंसिवली फाउंड इन साउथ इंडिया, यानी कि वो साउथ इंडिया में। ब्लैक और रेड पोट्री की बात करें तो आयरन आर्टिफैक्ट्स जो स्यूज, ह्यूज, सिकल्स, स्मॉल वेपन्स, ये मिले थे बोरियल पिट्स में। ठीक है, अब आप इसका रेफरेंसेस देख सकते हैं। जो आज की क्लासेस हमने पढ़ाई ये एनसीईआरटी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ विकिपीडिया से सोर्स लिया है, टाइन इट इनरेंट मिशन, ठीक है, तमिलनाडु स्टेट बोर्ड, यहाँ से हमने हिस्ट्री की बुक से ये लिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और हमारे साथ ऐसे ही जुड़ते रहिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें आज हमने डिस्कस करी। ठीक है, so thank you so much for attending this. All the best for your exam, and keep watching Jora IAS and do subscribe our channel. Bye everybody, have a nice day.